तैयार रहिए, स्टार्ट। राजस्थान का केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान केवल एक अभयारण्य नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के संतुलित सह अस्तित्व की जीवंत मिसाल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह आर्द्र भूमि कभी हजारों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गूंजती थी। साइबेरिया से लेकर मध्य एशिया तक के दुर्लभ पक्षी हर वर्ष यहाँ जीवन का उत्सव मनाने आते हैं, लेकिन आज वही घना अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिन जलाशयों में कभी पक्षियों का कलरव सुनाई देता था, वहां अब कीचड़, मृत मछलियां और कछुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य हमारी पर्यावरणीय सोच की विफलता का आईना है। घना की सबसे बड़ी जीवन रेखा पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से मिलने वाला पानी रहा है। पिछले कई वर्षों से कभी पानी देर से पहुंचा, कभी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा और इस वर्ष तो अब तक पानी पहुंचा ही नहीं। परिणाम स्वरूप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट गहरा गया है। पक्षियों का आगमन प्रभावित हुआ है, जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है और जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। किसी विश्व धरोहर का इस स्थिति तक पहुंच जाना हमारी नीतिगत प्राथमिकताओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विडंबना यह है कि देश के अनेक बांध, तालाब, झीलें और आर्द्र भूमियां भी इसी तरह दम तोड़ रही हैं। शहरों के विस्तार, अनियोजित विकास, अंधाधुंध खनन, अतिक्रमण और जल स्रोतों के अवैज्ञानिक दोहन ने प्राकृतिक जल चक्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। विकास परियोजनाएं बनाते समय पर्यावरण को अक्सर बाधा समझा गया, जबकि पर्यावरण ही सतत विकास की सबसे मजबूत नींव है। पर्यटन भी इस विरोधाभास का हिस्सा बन गया है। प्रकृति संरक्षण के नाम पर पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ तो दिखाई देती है, लेकिन उन पारिस्थितिकी तंत्रों को जीवित बनाए रखने की गंभीरता नहीं दिखती जिनके कारण पर्यटन संभव हो पाता है। यदि जलाशय सूख जाएंगे, पक्षियों का आगमन बंद हो जाएगा और जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, तो विश्व धरोहर का दर्जा भी केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। प्रकृति की सुंदरता को जीवित विरासत मानने की जरूरत है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का सूखना केवल भरतपुर की चिंता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। विरासत केवल स्मारकों से नहीं बनती बल्कि नदियों, जंगलों, तालाबों और उनमें बसने वाले जीव जंतुओं से भी बनती है। यदि हमने आज भी विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश जारी रखा, तो आने वाली पीढ़ियों को किताबों में पक्षियों के नाम तो मिलेंगे, लेकिन उनके गीत सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी केवल इस विरासत का उपयोग करने की नहीं बल्कि इसे और समृद्ध स्वरूप में अगली पीढ़ियों को सौंपने की भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की घोषणा के 5 साल बाद यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह नीति एक सुधार दस्तावेज से आगे बढ़कर शैक्षिक परिवर्तन के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल चुकी है। इस अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में कार्य करते हुए मुझे इस परिवर्तन को भीतर से देखने का अवसर मिला है। NEP को लागू करना न तो सरल है और न ही एक समान,
प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना इतिहास, ताकत, चुनौतियां और संस्थागत संस्कृति होती है। संकाय सदस्यों के बीच सहमति बनाना, पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार करना, शैक्षणिक नियमों का पुनर्गठन करना, बहुविषयक कार्यक्रमों की शुरुआत करना, डिजिटल प्रशासन को अपनाना और लचीले शिक्षण मार्ग अपनाना, इन सभी के लिए वर्षों के धैर्यपूर्ण जुड़ाव की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण सबक बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। शैक्षिक परिवर्तन केवल परिपत्रों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय तब अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं जब सुधारों के साथ संवाद, विश्वास और अकादमिक स्वामित्व की भावना जुड़ी होती है। एनईपी के कार्यान्वयन के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लगातार कुलपतियों, नियामक निकायों, राज्य सरकारों, शिक्षकों, छात्रों और उद्योग को शामिल करते हुए परामर्श को बढ़ावा दिया है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने संस्थानों के भीतर यह विश्वास जगाया है कि वे केवल प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने वाले नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन में भागीदार हैं। एनईपी कार्यान्वयन के सबसे उत्साहजनक पहलुओं में से एक बहुविषयक शिक्षा पर इसका जोर रहा है। कला, विज्ञान, वाणिज्य और पेशेवर विषयों को अलग करने वाली पारंपरिक सीमाएं धीरे धीरे अधिक लचीली हो रही हैं। विश्वविद्यालय विषय की गहराई को बनाए रखते हुए व्यापक बौद्धिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार कर रहे हैं। विराम।